नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने बैठक के बारे में जानकारी दी और इस मौके पर हरियाणा के बजट को लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी की। एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने यह बताया कि जीएसटी काउंसिल में 8 एजेंडों पर चर्चा हुई। काउंसिल के अंदर 8 एजेंडाज पे चर्चा हुई है और 8 एजेंडाज को काउंसिल ने अप्रूव भी किए हैं। 2-3 के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई है और साथ में जो फिटमेंट कमेटी के व्यूज थे उसके ऊपर हमने चर्चा करी। हरियाणा की ऑब्जर्वेशंस थी, उसके ऊपर काउंसिल के चेयरमैन और सभी मेंबर्स ने सहमति जताई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के अगले बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय चर्चाएं चल रही हैं और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछली बार हर वर्ग के साथ चर्चा करने के बाद हर वर्ग के लिए बजट पेश किया था और इस बार भी वैसा ही बजट पेश किया जाएगा। बजट के लिए अभी भी पूरे प्रदेश भर में चर्चा डिपार्टमेंटली भी चल रही है। पिछले दिनों विधायकों से भी चर्चा करी और वित्त मंत्री, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे लगता है पिछली बार भी उनने पूरे प्रदेश का दौरा कर टैक्स पेयर्स से अलग अलग तरीके से डिस्कशन करी थी, इंडस्ट्री से अलग करी थी, लोगों से जो उद्योगों से जुड़े थे उनसे अलग करी थी, शिक्षा के जगत से जुड़े लोगों से अलग करी थी। अभी हमारे पास विंटर सेशन के बाद भी 2 महीने का समय है और मैं मानता हूँ जैसे हमने पिछला बजट भी प्रत्येक वर्ग को लाभ मिले, अंत्योदय का सपना पूरा उसके ऊपर बनाया था और आज उसको अचीव कर पा रहे हैं। अगर हम आयुष्मान योजना को 180 तक ले गए, जबकि सेंटर ने उसको 120 पे लिमिट किया हुआ था, तो हरियाणा ने एक नया कदम उठाया है। अब अगले महीने से राशन कार्ड जो है वो भी प्रदेश भर के अंदर अब 180 की सीमा से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि 17 लाख के आसपास ऐसे लोग जो आज वंचित हैं उनको हम नया जोड़ पाएंगे। मनोहर सरकार में कोई भी फैसला किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है और जब प्रदेश का बजट पेश किए जाने की बात हो तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यही कोशिश होती है कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। यमुनानगर वासियों को हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जिले में 26,000 नए परिवारों को बीपीएल के कार्ड की सुविधा दी गई है। वो परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, अगले महीने से इन सभी नए बीपीएल लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा।
मनोहर सरकार हर वर्ग को साथ लेकर सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ काम कर रही है। खास तौर पर प्रदेश के गरीब तबके के लिए सरकार की तरफ से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर वासियों को हरियाणा सरकार ने सौगात दी है। जिले में 26,000 नए परिवारों को बीपीएल कार्ड की सुविधा दी गई है। वो परिवार जिनकी आय 1,80,000 से कम है। यमुनानगर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डीएफएससी अशोक कुमार ने बताया कि क्रीड के माध्यम से जिन लोगों ने बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था और जिनकी आय 1,80,000 से कम है, ऐसे लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। इन परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कमिश्नर द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि यमुनानगर जिले में 26,000 परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये विभाग के पोर्टल पर अपडेट हो चुके हैं और इनकी मैपिंग की प्रक्रिया भी विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इसी के चलते डीएफएससी द्वारा विभाग के सभी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मैपिंग की प्रक्रिया भी विभाग की तरफ से जल्द पूरी की जाएगी। अगले महीने से इन सभी नए बीपीएल लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से जिले में आय व बीपीएल 2 कैटेगरी रहेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी से कोई शुल्क कार्ड बनाने के लिए नहीं लिया जाएगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, क्योंकि जो है क्रीड के माध्यम से जिन आदमियों ने अपने ऑनलाइन बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था और जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है, ऐसे लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। जिन लाभार्थियों की 1,80,000 से कम इनकम है, ऐसे व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड राज्य सरकार द्वारा जो है बनाए जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे यानी कि दिनांक 16/12/2022 को सुबह 10 बजे हमारे विभाग के कमिश्नर एवं सेक्रेटरी महोदय द्वारा जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने अवगत करवाया है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 26,000 बेनिफिशियरी को जो है बीपीएल कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये बीपीएल कार्ड जो है ऑनलाइन है, उनके हमारे पोर्टल पे ये आगे हैं। एफपीएस पे हम इनकी मैपिंग करने जा रहे हैं। इसी के संबंध में आज मैंने भी इंस्पेक्टर साहिबान की जो है मीटिंग जो है बुलाई है और एफपीएस पे एलोकेट होने के बाद, एफपीएस के साथ मैपिंग होने के बाद इनको अगले माह से जो है राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सिर्फ जो है बीपीएल और AAY 2 कैटेगरी जो है रहेंगी। और आपके माध्यम से ये भी जो है मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि वे राशन कार्ड जो ये प्रिपेयर होंगे, उसमें किसी भी बेनिफिशियरी से कोई राशन कार्ड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पैसा नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये राशन कार्ड होंगे। गरीब तबके के लिए चाहे वो परिवार पहचान पत्र कार्ड हो या फिर आयुष्मान भारत योजना, जिसका विस्तार हरियाणा में चिरायु योजना के नाम से किया जा रहा है, उन्हें भी गोल्डन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही पीपीपी कार्ड में जो भी त्रुटियां रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के विकास और उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए समान विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत मनोहर कैबिनेट के मंत्री भी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह अपने गृह क्षेत्र पिहोवा में ग्रामीणों के बीच पहुंचे और गांव थाना में एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान गांव थाना में उन्होंने ग्रामीणों की जहां समस्याओं को सुना, तो वहीं उन्हें कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। इस मौके पर उन्होंने अगले महीने होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप समेत खेल और खिलाड़ियों पर भी प्रतिक्रिया दी है। खेल मंत्री संदीप सिंह पिहोवा के गांव थाना में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को कई बड़ी सौगातें दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर तीर्थ को पर्यटन और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से
विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज किया जाएगा। उनका प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक इस तीर्थ की भव्यता के दर्शन कर सके। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका निवारण भी किया। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि गांव के ब्रह्म सरोवर तीर्थ की तरफ जाने वाले गंदे पानी के नाले को बंद करके इसके स्थान पर सीवरेज डलवाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। उनका प्रयास है कि प्राचीन ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर तीर्थ की स्वच्छता बनी रहे। गांव के युवकों को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि अगर पंचायत सर्वसम्मति से प्रस्ताव डालकर लगभग 4 एकड़ जमीन खेल विभाग को उपलब्ध कराती है तो गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल परिसर तैयार किया जाएगा, ताकि युवा यहां अपनी खेल प्रैक्टिस के साथ साथ पुलिस और सेना में भर्ती की तैयारियां भी कर सके। उन्होंने गांव में बने सामुदायिक केंद्र में लाइटिंग के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा गांव में ठप हो चुके पानी के बोरवेल को भी दोबारा से करवाने की घोषणा खेल मंत्री ने की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने गांव के दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और अपना रोजगार शुरू करने वाले युवा को 1 लाख देने का ऐलान किया। खेल मंत्री ने कहा कि समाज का आपसी सद्भाव और सहयोग राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, इसलिए सभी ग्रामीण आपस में सहयोग का रवैया रखें और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने गांव को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। गांव थाना में सचिन वार्ड नंबर 14 से हमारे जो प्रत्याशी थे वो जीते थे और उनके यहाँ आज सभा थी, बहुत बढ़िया सभा हुई और कुछ मांगे थी, जैसे कि यहाँ पर एक पैलेस बना है, अंदर लाइटिंग की जो दिक्कत थी तो उसको अपनी घोषणाएं से निजी कोष से मैंने जो उसको फंड लगना है उसके लिए 2 लाख रुपए और सड़क वो चाहे पंप जो है जो वो बंद हो रखा है तो बोर जो है उसका काम करवाने के लिए, चाहे बिजली के काम हो, छोटे मोटे काम हो, सभी जो जितने भी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। साथ ही में यहाँ पर गौशाला बहुत पुरानी और प्रसिद्ध, जिसमें गायें और नंदी दोनों रखी जाती हैं, तो उसको भी मैंने अपनी निजी फंड से घोषणा की। मुझे पूर्ण उम्मीद है। ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो प्राचीन ब्रह्म सरोवर है उसके वाइल्ड लाइफ से उसका फंड आता है, तो वाइल्ड लाइफ में चाहे केंद्र में मुझे बात करनी पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी अपनी सीएम अनाउंसमेंट में घोषणा की हुई है इसकी, तो इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, क्योंकि सबसे प्राचीन जो ब्रह्म सरोवर है वो थाना गाँव का है। तो मेरी पूरे गाँव वासियों को मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं होंगी इसको लेकर आएंगे। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ओडिशा में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अनावरण किया। वर्ल्ड कप में भारत सहित जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड और स्पेन सहित 16 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इस हॉकी वर्ल्ड कप पर भी खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी और उम्मीद जताई कि भारत की टीम इस बार जीत हासिल करेगी। और इसके अलावा साइकिलिंग में हरियाणा की टीम ने जो ट्रॉफी जीती है उस पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की और साथ ही सीएम मनोहर लाल की नीतियों की तारीफ की। कल ट्रॉफी जो है वो पूरे हरियाणा से होती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिसीव की थी पंजाब से, और हरियाणा होती हुई दिल्ली आगे गई है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे हरियाणा के जो 5 खिलाड़ी टीम में हैं और पूरे हिंदुस्तान की टीम एकजुट होकर खेलेगी और होम ग्राउंड और होम ग्राउंड के आगे बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी और जीतेगी। सर, गुवाहाटी में साइकिलिंग में हमारे 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए हैं, क्या कहेंगे सर? साइकिलिंग की हरियाणा ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर और ब्रॉन्ज में हमारी जो गिनती है वो पूरे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट से कहीं ऊपर कहीं ज़्यादा है, और एक तरीके का हम 70% मेडल्स हमारे पास हैं, 30% ऑल ओवर इंडिया में गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम्स चलाई हैं उस स्कीम्स के तहत ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मैं विश भी करता हूँ, दुआएं भी देता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें और आने वाले अगले साल में एशियन गेम्स हैं उसमें हमारे हरियाणा के एज वेल एज हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करके मेडल जीतें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह दोनों ही खेल और खिलाड़ियों को न केवल मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि खिलाड़ियों को हर तरह की मदद भी मुहैया करवाते हैं, और हरियाणा में मनोहर सरकार की खेल नीतियों की बदौलत ही हरियाणा के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना दम दिखा रहे हैं।
वहीं सिरसा के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा की मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने की और पहली बैठक में जेपी दलाल एक्शन में नजर आए और शिकायत लेकर के पहुंचे लोगों के सामने ही अधिकारियों को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए, तो कई मामलों में अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में आप देखिए कष्ट निवारण समिति में किस तरह से कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए दिखाई दिए। सिरसा के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने की। उन्होंने सभी फरियादों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई मामलों में अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। नगर परिषद से जुड़ी एक शिकायत पर एक्शन लेते हुए जेपी दलाल ने नगर परिषद के ईओ से एक्सप्लेनेशन कॉल करने को कहा, साथ ही उन्हें चार्जशीट करने को कहा। इस बैठक में कुल 19 शिकायतें रखी गई, जिन्हें कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने सुना। दरअसल कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को सिरसा जिला कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी दलाल पहली बार बैठक लेने सिरसा के पंचायत भवन पहुंचे। पहली बैठक में ही जेपी दलाल एक्शन मोड में नजर आए। शिकायतों की सुनवाई करते हुए लापरवाह अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए नजर आए। बैठक में शिकायत लेकर एक महिला पहुंची। महिला की शिकायत अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने एलनाबाद के डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने ही सही कार्रवाई नहीं करने पर जमकर लताड़ा। लताड़ लगाते हुए किसी की वकालत न करने के निर्देश दिए। जून महीने के अंदर से मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर वारदात की। जब मैं घर में रहने के लिए गई तो मेरे साथ में मार पिटाई, छेड़छाड़। बेविचाराधीन है सर। केस तो सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं सर। अब सर इन्होंने 4 पे आरोप लगाए सर। ना कार्रवाई बता दें, आपको क्या पता बता दें। नहीं सर, मैं बेल की बात कर रहा हूं। हो जाए तो ना करो, बेल की कार्रवाई करो। कार्रवाई कर रहे हैं सर। अभी सर मैंने खुद बुलाया है। आप तो उनकी वकालत करो। नहीं सर, मैं वकालत नहीं कर रहा सर। आपका क्या मतलब है सर? जनाब लेकिन 24 दिनों तक इन्होंने चुनू तक नहीं की सर। उसके बाद में एक एक करके एक मेरे मुजरिम को इन्होंने मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि हाँ इनका फूल झाड़ू दिखा दो, उनकी वहाँ अहमदाबाद ड्यूटी दिखा दो, जहाँ पर मेरी ननद और एक डॉक्टर है मेरे नंदोई, उन्होंने मेरे को अबॉर्शन की दवाई दी तो उनका भी इन्होंने नाम कटवा दिया थी। वहाँ पे आरटीए लगाकर मैं खुद रिपोर्टें इकट्ठी करती फिर रही हूँ। क्या पुलिस ने किस काम किया है जहाँ पर मैं खुद इकट्ठी कर रही हूँ रिपोर्टें, फिर भी मेरे खिलाफ ये परेशान मुझे ही कर रहे हैं। सर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आपको रिपोर्ट दी उसने इस आदमी ने मैसेज किया ना, वो इनसे यहाँ पढ़वाए जाए कि इसने क्या लिखे हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ इतना करवा दीजिए, मुझे न्याय मिल जाएगा। पढ़वाइए सर, बस इतने चाहिए मुझे। वो लास्ट वाले 2 पेज है ना सर, देखिए उसके ऊपर क्या लिखा है, इसने मेरे मैसेज पर क्या लिखा है। सर रिक्वेस्ट है बस आपसे हाथ जोड़ के एक बार पढ़वा दीजिए कि क्या मैसेज किया है। आयु कौन है? अभी आईओ बदला गया। पहले आईओ ने मिली भक्ति से रोड सब झाड़ू बनाया। आईओ सर मेरे को पहले आईओ के खिलाफ मिला सर। पहले बेविचाराधीन है सर। केस तो सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं सर। अब सर इन्होंने 4 पे आरोप लगाए सर। ना कार्रवाई बता दें, आपको क्या पता बता दें। नहीं सर, मैं बेल की बात कर रहा हूं। हो जाए तो ना करो, बेल की कार्रवाई करो। कार्रवाई कर रहे हैं सर। अभी सर मैंने खुद बुलाया है। आप तो उनकी वकालत करो। नहीं सर, मैं वकालत नहीं कर रहा सर। आपका क्या मतलब है सर? जनाब मैं जो कहना चाह रहा हूँ प्लीज सर, इसमें जो पूजा ननद पे आरोप लगाए हैं उसके जो है पिताजी ने एक दरखास्त दी है। अभी वो दरखास्त सर अभी ये जो मैं आपकी पहली स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ कि इसकी बेल विचार देने। नहीं सर, इससे आपकी नीयत में मुझे ऐसा लगता है। वहीं एक अन्य शिकायत पर एक्शन लेते हुए कृषि मंत्री ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक को एक्सप्लेनेशन कॉल करते हुए उन्हें चार्जशीट करने के लिए नगर परिषद विभाग के उच्च अधिकारियों को कहा। मंत्री जेपी दलाल अपने पहले ही दिन कड़े तेवर में दिखाई दिए। एक शिकायतकर्ता जिला पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था, जिस पर मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने उस मामले को एसपी को स्ट्रीट क्राइम को भेजने को कहा। सिरसा की ग्रीवेंसेस कमेटी की पहली मीटिंग में मेरा आना हुआ है
और मेरे सामने ये 19 मुद्दे थे, जिनमें से 13 का समाधान हो चुका है, 6 को मैंने पेंडिंग रखा है। 6 में से एक केस पुलिस का था, जिससे कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं था, तो जिला पुलिस से उसका आदेश दिया है कि क्राइम ब्रांच, स्टेट क्राइम ब्रांच में उसका केस को ट्रांसफ़र कर दे। और जो पेंडिंग रखे हैं उसमें स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि अगली मीटिंग तक क्या क्या कार्रवाई इनको अधिकारियों को करनी है। और अधिकारियों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर ज़्यादा शिकायतें आती हैं तो इसे माना जाएगा कि आप जनता की सुनवाई करने में कोताही बरत रहे हैं। और हमारा मकसद यही है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और हम जनता के सेवक हैं। ये जो लोकतंत्र की खूबी है, जो हमें अधिकार दिया गया है, वो जनता के द्वारा दिया गया है और उनकी सेवा करना, चाहे वो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सबका हमारा दायित्व है। और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की समस्या यहाँ सिरसा जिले की जनता को ना रहे, इस भाव से हम सब काम करेंगे। और हर महीने मैं मीटिंग लूँगा और उसके बाद जो है ओपन हमने कहा कि जितने भी नए शिकायत करता है उनसे कहा कि आप शिकायत लेके आए, और जितनी मेरे पास शिकायतें आई उनको सबको मार्क कर दिया मैंने, वो अगली मीटिंग में हम उनको उठाएंगे। शिकायत थी कि नगर परिषद के ईओ ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे, उसने कहा कि मैं कोर्ट में चला गया, जबकि उसको चाहिए था कि उसको कंस्ट्रक्शन की उसके संज्ञान में आ गई थी, तो उसके पास खुद का अधिकार था कि वो उसको सील कर देता, उसको तोड़ देता, नोटिस दे देता। तो उसको मैंने आदेश दिया है कि इसका एक्सप्लेनेशन कॉल करके इसको चार्जशीट करें। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है, चाहे किसान हो या खिलाड़ी। हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार से अगर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति परेशान है तो उनके लिए हर जिले में कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अलग अलग जिलों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं, तो वहीं मनोहर कैबिनेट के सभी सदस्यों की जिलेवार ड्यूटीज लगाई गई हैं। इसी के तहत सिरसा में कृषि मंत्री जेपी दलाल लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे थे, जहां वो एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कुल 19 समस्याओं में से 13 का समाधान मौके पर ही करा दिया। इसके अलावा किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए भी वो किसानों को खास संदेश देते नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे किया जा सके। इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।